सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से पाठ 13 यानी पाठ 13 से पढ़ाने जा रही हूँ स्वामी की दादी। स्वामी की दादी, ठीक है बच्चों। इसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। बैठक और भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार अंधेरे गलियारा की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनके सामान था 5 दरियों, 3 चादर, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी हमेशा पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उसकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, "ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है।" उसने दादी को राजम के मनी को पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, "सच? उसे पुलिस का वर्दी क्यों चाहिए?" दादी ने पूछा। उसके पिताजी पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू करके जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार और सब मजिस्ट्रेट थे। उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, ठीक है। उनसे डर कर स्वामीनाथन दादा रौबदार मजिस्ट्रेट से दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उसने डरकर खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई अलग अलग समय के घटी घटनाओं को गढ़ कर करती हुई बोली, "बस काफ़ी है दादी," उसने रूखे स्वर में कहा। "मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती है उस गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?" दादी ने पूछा। "अरे कहीं उसे 100 से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा, लेकिन तुम्हें मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में दूसरों को मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। फिर उसके जवाब इतना शानदार होते थे कि कभी कभी उन्हें अध्यापक 200 नंबर तक दे देते थे। अब उन्होंने MA किया, उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। कई साल तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता याद आया। जब बच्चा 10 दिन का था। पता है मेडल अब कहाँ है? मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं जानती हो? हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा लड़का था उसने शेर का मारा था। सच बड़ा बहादुर है। तुम इस बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उसके साथ अचानक 2 शेर उन पर झपट और पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया।
तो दूसरे ने राजम को पीछा किया। तो राजम ने एक झाड़ी से छिप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? कहानी ख़त्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो 2 शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी को गलत जवाब पर चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, तुम नींद में न जाने क्या उजलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। जानता है तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं, योबा तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। ठीक है, उन्होंने राजम को देखा नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गए। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेश पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी विश्वास नहीं हो रही। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन उसे खुशी हुई, लेकिन उसे चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी तुम झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया। हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिए थे, और अंत में सब कुछ वापस मिल गया। उसे अपनी कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगे। दादी ने रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। ठीक है बच्चों, इस कहानी में दिया गया है बच्चों कि एक छोटा सा बच्चा स्वामीनाथन रात के समय अपने दादी के साथ गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। वह दादी को अपने एक दोस्त राजम के बारे में बताने लगा। वह अपने दोस्त और उसके पिता को प्रशंसा कर रहा था। तभी दादी ने बीच में ही उसे उसके दादा के बारे में बताने लगी। उसने स्वामी को बहुत गुस्सा आया। उसने दादी को चुप कराकर अपनी बात शुरू कर दी। वह राजम को अच्छे नंबर मिलने की बात कही। दादी ने चर्चा करने लगी, दादा को बात बताने लगी। ठीक है, कि दादा ने एमए किए थे तो उनको एक मेडल मिला था। स्वामीनाथन को गुस्सा आया, फिर दादी को चुप रहने को कहा। इसके बाद वह बताने लगा कि राजम ने एक शेर को मारा था, लेकिन दादी थी कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने स्वामी को बहुत गुस्सा आया और कह रहा था, दादी से कहा, तुम्हें शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन दादी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगा। ठीक है, पर स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। इसी तरह दादी और पोते हल्की फुल्की बहस चलती रही। अंत में कहानी सुनते सुनते दादी और पोता दोनों सो गए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए प्रश्न की तरफ, प्रश्न और उत्तर की तरफ। अब है कहानी से। सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कहा? इसका उत्तर होगा बच्चों कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्यों? वह मेडल स्वामी के दादा को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली थी। तीसरा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर दादी स्वामीनाथन के स्वभाव आदतों के बारे में तुम्हें कुछ पता चलता है तो किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि स्वामी एक छोटा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है। ठीक है, साथ ही अपनी दादी से बहुत प्यार भी करता है। वह अपने दोस्तों की बातें
अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन दादी ने उसकी बातों पर ध्यान न देने से गुस्सा भी आता है। उसने पुरानी बातों सुनना अच्छा नहीं लगता है और वह दादी को अपनी बातों में अपनी बात को ध्यान को सुनने से कहता है, लेकिन खुद उनकी बातों पर ध्यान से नहीं सुनता है। ठीक है, अब है तुम्हारी समझ से। ठीक है बच्चों, स्वामी राजम की ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी को राय के सहमत हो? इसको उत्तर का कारण बताओ। इसका उत्तर होगा बच्चों कि स्वामी का दादी अपने साथ प्यार भरा रिश्ता, अपनी दादी को गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, साथ ही अपने दादी के साथ प्रसन्न भी रहता है। अब आ जाओ, स्वामी अगला क्वेश्चन है कि स्वामी के राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी के राय से सहमत हो? तो स्वामी अपनी दादी को प्यार भरा रिश्ता है, अपनी दादी को गोद में स्वयं सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही वह अपनी दादी के साथ प्रसन्न भी रहता था। ठीक है, ये दूसरा का आंसर। पहला का आंसर होगा कि हाँ, हम भी स्वामी की राय से सहमत हैं, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में काफ़ी ही होशियार था, साथ ही उसने शेर को भी मारा था। अब कहानी और तुम में आ जाओ बच्चों। स्वामीनाथन का दादा रौबदार मजिस्ट्रेट थे। किसी को व्यक्ति को रौब किन बातों से पता चलता है? बच्चों इसका आंसर होगा किसी व्यक्ति को रौब जो है उनके पद और उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों उनके आदर और सम्मान से पता चलता है। क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए खाक खींचो। हाँ, हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल हैं, वो पुलिस हैं, उनकी मूंछें बड़ी बड़ी हैं और उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत है, उनकी आवाज़ भी काफ़ी बुलंद है और वह काफ़ी खुश रहते हैं, सभी लोग उनको काफ़ी सम्मान करते हैं। ठीक है बच्चों, अब है दूसरा क्वेश्चन है कि स्वामीनाथन दादा के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता है। तुम कब असुरक्षित और महसूस करते हो? दोस्तों के घर में। अब बच्चों, दोस्तों के घर में, या तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, या रेलगाड़ी या बस में किसी प्रकार का सफ़र पर, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हो। बच्चों इसका आंसर होगा कि जब हम अकेले हो, अपने माता पिता से दूर, तब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम किस हालात में कैसा महसूस करते हैं? दोस्तों के घर। तो बच्चों दोस्तों के घर में हम काफ़ी खुश महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं। अगला है जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। तो जब मैं पहली बार किसी के घर जाता हूँ तो थोड़ा सा असहज महसूस करता हूँ। गए है कि रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, तो रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अगला है मुख्य अध्यापक के कमरे में। जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। अब है पता करो, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? वह क्या पुलिस विभाग में है? सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। ठीक है, अब अगर दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम और पता करो। इन पदों पर नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा जानकारी करो। थाने, पद और व्यक्ति के नाम। बच्चों इसका जो आंसर होगा कि हमारा घर जो है, अपने अपने थाना का नाम दोगे। जैसे मान लें हम दीघा थाना दे रहे हैं या राजीव नगर थाना के बारे में बता रहे हैं, हमारा घर राजीव नगर थाना में आता है। थाने में HAO इंस्पेक्टर हैं
वो हवलदार हैं, सिपाही हैं, सब हैं। ठीक है। थाने का नाम, तो थाने का नाम है राजीव नगर। HAO कौन है, तो वहाँ किसी का भी नाम दे दो। इंस्पेक्टर में किसी श्री राजकुमार हैं, सब इसके इंस्पेक्टर कौन हैं, तो श्री BP शर्मा हैं। और सब दफ्तर कौन है, श्री राधे शर्मा। और सिपाही कौन है, श्री सुखपाल सिंह। ओके बच्चों। अब है दादी का बक्सा। उसकी दादी सामान था 5 दारियाँ, 3 चादर, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रहते थे। ठीक है बच्चों। तो अब बताइए कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी। दादी अपने बक्से में लौंग, इलायची, सुपारी खाने के लिए रखती है। क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह के काम में। तो हाँ, हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। चाय बनाने में, अलग अलग तरह के पकवान बनाने में इसका प्रयोग होता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का प्रयोग है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे लोहे का इस्तेमाल होता है। ठीक है। सिक्के कौन कौन से धातु के होते हैं। सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिल्ट आदि धातुओं के बने होते हैं। ठीक है। अब है शब्दों की बात। बच्चों नीचे लिखे, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषण और दूसरे स्तंभ शब्दों के तुम एक से अधिक वाक्य में सहारा ले सकती है। उजल, रूखा पर, रूखा स्वर बुखार, और एक जो है वह है समर्थन। अब बच्चों इसका जो होगा, इसका आंसर जो होगा, इसे वाक्य में प्रयोग करना है। तुम उल जलूल हरकतें न करो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है। ख है रूखा स्वर। आज रूखा भोजन कर लो, तुम्हें मिठास भरपूर भोजन मिलेगा। खूंखार डाकू, मंगल सिंह एक खूंखार डाकू थे। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। अब बच्चों अगला जो है, नीचे लिखी कहानी में कुछ वाक्य अंश दिए गए, उसमें जिन शब्दों को नीचे रेखा खींची गई है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, तो यहाँ वर्दी स्त्रीलिंग है। तांबे के सिक्के भी है, तो तांबे का सिक्के हो गया पुल्लिंग। 10वां हिस्सा वो भी पुल्लिंग होगा। सामान होगा पुल्लिंग, सिक्के भी होगा पुल्लिंग, महामूर्ख होगा पुल्लिंग। ठीक है बच्चों सारे, और स्त्रीलिंग खाली होगा वर्दी। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ने के बाद में शेयर लाइक